गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि दोनों जो मुद्दे हैं आज के, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के रिगार्डिंग ही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इनके घर 15 करोड़ कैश देखने को मिला, राइट। अब जो प्रीलिमिनरी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, वहां पर ऐसा पाया गया कि इसके ऊपर थोड़ा और डीपर मैनर के अंदर प्रोब करने की जरूरत है। इसी वजह से यहाँ पर एक 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें आप देख पाओगे कंपोजिशन जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, एंड और भी यहाँ पे आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये 3 मेंबर्स हैं जो पूरा इंक्वायरी करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, एंड फिर आगे जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट अपनी ये सौंपेंगे। इसी बीच के अंदर आप नोटिस कर पाओगे, जो ये जज हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड इनफैक्ट इनकी सीनियोरिटी भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये कोलिजियम का हिस्सा थे, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये 9th इन सीनियर होंगे, एंड ये कोलिजियम का मेंबर नहीं होंगे। प्लस देखो, डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बनती ही है कि अगर एक जज के घर इतना ज्यादा पैसा देखने को मिलता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं, जो अलग अलग रूलिंग्स इनके द्वारा दी गई हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार है, उसने भी ये डिमांड उठा दी है कि सारे जो वर्डिक्ट्स जो इन पर्टिकुलर जस्टिस द्वारा दिए गए हैं, उनको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर इतना पैसा मिला है, क्या ये पैसा किसी जो अपने अलग अलग जुडिशियल डिसीजन होते हैं उनको इम्पैक्ट किया गया है, नहीं किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे के चक्कर में जो जस्टिस है वो लोगों तक सर्व नहीं किया गया। तो ऐसे डिमांड यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट बार के द्वारा उठाई गई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी इनफैक्ट मीटिंग करी है। किसके साथ मीटिंग करी? जो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जो लीडर ऑफ हाउस जो यूनियन मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, एंड साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके साथ भी यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने मीटिंग करी। एंड उन्होंने बात करी कि यार किस तरह से जजेस की अकाउंटेबिलिटी होना डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मसला हुआ है ये अपने आप में हमारे जो एक पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी ने ना दरअसल में बात कर दी किस चीज की? उन्होंने बात कर दी सर एनजैक की। आई एम वेरी श्योर अगर आप काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे होंगे तो आप एनजैक के बारे में जानते होंगे। दरअसल में एनजैक होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक कानून लाया गया था 2014 के अंदर, एंड जो ये कोलिजियम सिस्टम है ना, उसको हटाने की कोशिश थी। तो यहाँ पर इस कानून के माध्यम से ये बोला गया कि कोलिजियम की जगह के ऊपर हमारे पास एक एनजैक होगा, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे, प्लस एट द सेम टाइम इनके साथ दो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं वो होंगे, एंड साथ ही साथ दो और पर्सन होंगे, एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर इस तरह से कॉम्पोजिशन करने की कोशिश करी गई थी एनजैक के अंदर, और ये लाया भी गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, आप जानते होंगे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। बट बाद में ये मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, एंड जहां पर ये एनजैक को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देता है, ये बोलते हुए कि ये जो एनजैक है ये दरअसल में जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए एनजैक को खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर डिसाइड ये हुआ है, या डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या हमें एनजैक वापस लाना चाहिए, इज इट टाइम, ताकि हम जुडिशरी को और अकाउंटेबल बना पाए। दिस इज समथिंग दैट विल सी इन द फ्यूचर। दोस्तों, डेट है आज की 25 मार्च 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्लेन बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। गवर्नमेंट रिप्लेसेस सर्टिफिकेट विद प्रूफ इन रूल्स ऑफ ओरिजिन रेगुलेशन। थोड़ा मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे मान लीजिए, जैसे ये है इंडिया, ठीक है, ये भारत की टेरिटरी मान लीजिए, दिस इज इंडिया, ठीक है, और मान लो ये है यहाँ पे चाइना, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पर एक तीसरी कंट्री हम मान लेते हैं वियतनाम, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे ना यार, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड का काफी इश्यूज भी रहते हैं, वहां से बहुत ज्यादा ट्रेड इंडिया में आता है, राइट, गुड्स वगैरह हो गया। अब इंडिया और वियतनाम के रिश्ते अच्छे हैं, तो हमने पता क्या कर रखा है, हमने ये कर रखा है कि अगर इंडिया और वियतनाम के बीच में ट्रेड होगा, वहां ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटीज लगेंगी। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, हमारे आसियान देशों के साथ भी इस तरह से एफटीए साइन हो रखा है, ठीक है। तो लेटेस्ट से अगर हम किसी सिल्क की बात करते हैं या सिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर वो वियतनाम से इंडिया में आता है ना, तो 0% ड्यूटी पे आता है, ठीक है। पर अगर वही प्रोडक्ट सर चाइना से इंडिया में आता है, तो हम उसके ऊपर लगाते हैं 20% की ड्यूटी।
ठीक है। अब जब हम ये 20% की ड्यूटी लगाते हैं तो क्या होता है सर, चाइना के प्रोडक्ट भारत में महंगे हो जाएंगे, बिल्कुल महंगे हो जाएंगे, एंड इस वजह से चाइनीज प्रोडक्ट की भारत में डिमांड कम हो जाती है, राइट। बट हमने वियतनाम हमारा अच्छा दोस्त है तो हमने उसके साथ एफटीए साइन कर रखा है आशियन कंट्रीज के साथ, एंड उस वजह से वो 0% में आ जाता है, तो वियतनाम के प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते में मिल जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। पर चाइना यहाँ पर पता क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे चालाकी कर रहा है। कैसी चालाकी कर रहा है? देखो चाइना पता क्या करता है, चाइना जो ये वस्तुएं हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो सिल्क वाले, ये चाइना यहाँ से भेजता है वियतनाम, ठीक है। और वियतनाम वाली कंपनी, एक कंपनी यहाँ पे अभी पकड़ी गई है, वियतनाम की एक छोटी सी कंपनी है, वो पता क्या करती है, वो छोटा सा एक स्टिच मार देती है उस कपड़े के ऊपर, एंड लिख दिया जाता है वहां पे मेड इन वियतनाम। उससे क्या होगा सर, अगर ये लिख दिया मेड इन वियतनाम, भाई फिर वो वियतनाम में बना होगा, एंड एट द सेम टाइम जब वो प्रोडक्ट भारत आएगा तो उसके ऊपर 0% ड्यूटी लगेगी। ये क्या दिखाएगा सर, चाइना ने पता क्या किया, चाइना ने बहुत ही चालाकी कर दी। चाइना को पता था कि उसके प्रोडक्ट के ऊपर 20% की ड्यूटी लगेगी, तो उसने जानबूझ के वो प्रोडक्ट पहले वियतनाम भेजा। वियतनाम में कुछ नहीं किया, हल्का सा मतलब बस एक लेबल लगा दिया मेड इन वियतनाम का, एंड इंडिया भेज दिया 0% ड्यूटी के ऊपर, तो चाइना का प्रोडक्ट इनडायरेक्टली भारत में पहुंचा 0% ड्यूटी के ऊपर। पर भारत ने इस बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ वियतनाम को देना था, ना कि चाइना को। तो ये सब इस तरह के फ्रॉड्स होते रहते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने जब देखा कि यार इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसी पर्पस के लिए हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई प्रोडक्ट बना कहाँ पर है, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कौन सी कंट्री से वो आया है, राइट। अब पहले पता क्या होता था, पहले हम एक सिर्फ सर्टिफिकेट एक एक्सपेक्ट करते थे कि सामने वाली जो कंपनी है वो एक सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है। पर अब हमने उसको बोला है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। आप हमें प्रूफ करो कि ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पर ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जहां पर नकली फर्जी सर्टिफिकेट इस तरह से बना लिया जाता था, एंड उसके बताया जाता था कि हमारे यहाँ ही बना हुआ है, एंड दैट इज वाई इट वॉज इम्पैक्टिंग इंडिया ट्रेड, मतलब इंडिया की कंपनीज को, इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट कर रहा था। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, नोटिफाई किया है कस्टम अमेंडमेंट रूल 2025, एंड इसके माध्यम से कस्टम एक्ट 1962 को हमने अमेंड यहाँ पे कर दिया है। तो ध्यान में रखना, ये पॉलिसी अमेंडमेंट किसके द्वारा किया गया है, दिस हैज बीन इशूड बाय सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सर्टिफिकेट हटा दिया गया है, एंड वर्ड इस्तेमाल होगा अब प्रूफ, ठीक है। तो इससे जो चीजें हैं वो डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो पाएंगी। जो मिसयूज हो रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, उसको हम रोक पाएंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारे आसियान देश, श्रीलंका, यूएई, चाइना अपने प्रोडक्ट यहाँ पे भेजता था, एंड वहां से रीरूट होके वो इंडिया में आते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉड का हमारे सामने एग्जाम्पल है। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइट गुड्स, जैसे मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स हो गया, होम अप्लायंसेस, ये इनडायरेक्टली वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया से रीरूट किए जाते थे, ताकि इस तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स हैं वो चाइना की कंपनियां उठा पाए, ठीक है। तो इससे डेफिनेटली इससे स्क्रूटनी बेहतर होगी, ठीक है, जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो कम हो पाएंगे, एंड हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी एक तरह से प्रोटेक्ट किया जा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रूल्स ऑफ रीजन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारे पास प्रॉपर डेटा आता है, प्रॉपर तरह से हम चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। हमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगानी होती है, सेफ गार्ड मेजर, जैसे चाइना ना बहुत सारे प्रोडक्ट डंप कर देता है भारत के अंदर, राइट, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर भारत के अंदर डंप कर देता है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भारत की खत्म हो जाए, एंड फिर बाद में जाके जो चाइनीज कंपनी उनको फायदा हो पाए। तो अगर हमें ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा प्रोडक्ट आखिर कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, राइट, उसके बेसिस के ऊपर हम फिर ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगाते हैं। बाकी इसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन हो गया या एफटीए वगैरह हो गया, हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो किसको फायदा देना है किसको नहीं देना, उसके अंदर बेनिफिट होता है। सरकार का प्रोक्योरमेंट हो गया, ये सब चीज़ों में मदद करता है। पर आपको ध्यान में रखना है ये बात कि दुनिया में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है रिगार्डिंग कि कैसे हम किसी चीज़ को ओरिजिन उसका डिटरमिन करेंगे। कहने का मतलब क्या, कुछ जगहों के ऊपर या कुछ देशों के ऊपर ये एड वैलोरम परसेंटेज के बेसिस के ऊपर होता है। एड वैलोरम का मतलब कि कितने प्रतिशत आपने वैल्यू ऐड करी उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था, पहले बन के आया, एंड नई कंट्री ने सिर्फ 20 रुपए वैल्यू ऐड करी, तो इसका एडिशन कितना हुआ, इसका एडिशन बहुत ही कम हुआ। तो परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम देखें कि कितना परसेंटेज वैल्यू एडिशन हुआ, तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री से ओरिजिन होता है, कौन सा कंट्री सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बस वैल्यू ऐड ही करता है। कुछ कंट्री यहाँ पर ये भी नोट करते हैं कि जब एक कंट्री से कोई प्रोडक्ट आया, आगे जब दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसमें चेंजेस जब होंगे तो उसका कोड चेंज कर दिया जाएगा, जो टैरिफ कोड होता है
उसके माध्यम से एक तरह से रूल ऑफ रीजन चेंज हो जाएगा। उसके साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यहाँ पर फॉलो करती हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे होना ही होना चाहिए। तो यानी कि ना देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, एंड इनफैक्ट गैट भी कोई प्रोविजन यहाँ पे बताता नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कंट्रीज को बोलता है कि आप अपने हिसाब से रूल्स ऑफ रीजन बना सकते हो। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं लैपिस लजूली के बारे में, जिसको अर्थ का बेस्ट ब्लू भी बोला जाता है। दोस्तों 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी और अलग अलग इंटरनेशनल मैगजीन में लैपिस लजूली के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लैपिस लजूली होता क्या है। देखो सबसे पहले तो आप इसको पिक्चर में देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ठीक है, और ये सेमी प्रीशियस आपको जेमस्टोन देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली में ये जो वर्ड है लैपिस, ये लैपिस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, एंड लजूली का मतलब होता है ब्लू, राइट। तो इस तरह से ब्लूइश कलर का आपको ये पत्थर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सर इसका ब्लू कलर आया कहाँ से, तो दोस्तों इसका ब्लू कलर आता है लेजुराइट से, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रॉक का 25 से 40% है। इनफैक्ट ना ये लेजुराइट में ब्लू कलर कैसे आता है, अरे सल्फर कंटेंट की वजह से। सल्फर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसकी ब्लू शेड आएगी या नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें जो, अगर हम बात करें कैल्साइट की प्रेजेंस, तो उससे भी ब्लू की इंटेंसिटी वो कम हो जाती है अगर कैल्साइट प्रेजेंस ज्यादा है। साथ ही साथ बीच बीच में आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे ना, बीच बीच में गोल्डन स्पार्कल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये पाइराइट्स जो कि एक मिनरल होता है इसके अंदर पाया जाता है, उस वजह से आपको एक गोल्डन स्पार्कल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेजरली पाया जाता है चिली, रशिया, यूएसए के अंदर। पर अगर मैं बेस्ट क्वालिटी की बात करूं, हाईएस्ट क्वालिटी, वो आपको बदख्शान प्रोविंस, ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा इसके बारे में, अफगानिस्तान, यहां पर सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको या हाईएस्ट क्वालिटी लैपिस लजूली पाया जाता है। एंड पिछले 6000 से साल से इसको माइन किया जा रहा है। इनफैक्ट ना आप लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो, ठीक है, उसके अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लैपिस लजूली के बारे में। तो वहीं से अफगानिस्तान से ही हम इंपोर्ट करते थे। तो ये भी हमें पता है कि 1000 BC या इवन उससे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहां पर भी आपको लैपिस लजूली के ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इजिप्ट में भी इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एज अ ज्वेलरी, एंड यूरोपियंस भी इनफैक्ट ना पेंटिंग्स वगैरह के अंदर इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। तो ये कुछ बातें थी लैपिस लजूली के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ओटावा कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस। देखो एक्चुअली पता क्या है, मैं आपको पहले ना ये पर्टिकुलर कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। आप लोग लैंड माइंस तो समझते होंगे ना, ठीक है, जो माइंस बिछाई जाती हैं। तो दरअसल में ना जो ओटावा कन्वेंशन एक आई थी 1997 के अंदर, उसको अडॉप्ट किया गया था और 1999 के अंदर वो इफेक्ट में आई। एंड इसमें बात ये करी गई कि हम ना ये लैंड माइंस, जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस हैं, इनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम जिन पर्टिकुलर कंट्रीज के पास ये सब पड़ा हुआ है, वो अपने यहाँ पे स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओटावा कन्वेंशनल लैंड माइंस हैं, ये लैंड माइन के इस्तेमाल को, उसके इस यूज को, उसके स्टॉक पाइल को, उसके प्रोडक्शन को, उसके ट्रांसफर को एक तरह से प्रोहिबिट करता है। अब जितना भी एरिया है उनको यहाँ पे लैंड माइल से क्लियर करना होगा विद इन द 10 ईयर ऑफ रेटिफिकेशन। जैसी कंट्री रेटिफाई कर देती है तो 10 साल के अंदर उसको सारा चीजें खत्म करनी होंगी। एंड एट द सेम टाइम जो विक्टिम्स हैं यहाँ पे लैंड माइन के, उनके लिए यहाँ पे हम मदद भी एक तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि 160 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई या एक्सीड किया हुआ है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, इन्होंने कभी भी इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इससे लैंड माइन का यूजेज काफी हद तक कम हो चुका है इस ओटावा कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस की वजह से। तो आई कब थी, 1997 में अडॉप्ट किया गया था और 1999 के अंदर इफेक्ट में आ जाती है ये ट्रीटी। अब आज के समय न्यूज में क्यों है, आज के समय में न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ देश ऐसा कह रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर ट्रीटी से बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे इस कन्वेंशन से बाहर, कौन से कंट्रीज हैं ये है आपका पोलैंड, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया। देखो बाल्टिक देश है एक, तो आपको 3 देखने को मिल जाएंगे और साथ ही पोलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो यार, खतरा ना रशिया और बेलारूस का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय आप जानते हो थोड़ा रशिया और यूक्रेन के बीच में शायद हो सकता है सीज फायर हो जाए, ठीक है। एंड ऐसा इन कंट्रीज को लगता है कि यार आगे जाके ना जो रशिया है वो इन कंट्रीज को टारगेट कर सकता है। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज हैं थोड़े डरे हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग कि कैसे वापस अपने यहाँ पे चीजें एस्टेब्लिश कर पाएं ताकि रशिया के खतरे को हम यहाँ पे उससे बच पाएं। तो उस तरह से उन्होंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की है कि दे आर ट्राइंग, दे आर थिंकिंग टू विदड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। इस वजह से ये चीज यहाँ पे न्यूज में आ चुकी है। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि हर साल ना 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के रूप के ऊपर।
दरअसल में 1992 आपको पता है 1992 में क्या हुआ था सर, हमारा जो वर्ल्ड अर्थ समिट जो हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि पानी को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारी रियो डी जेनेरियो के अंदर और बहुत सारी चीजें हुई, यूएनएफ ट्रिपल सी आपको बताया, बाकी सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। पर उस समय ये भी डिस्कस हुआ कि हमें पानी को कंजर्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसके अगले साल से 1993 के अंदर हम यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड वाटर डे को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो पानी के रिगार्डिंग चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा पाए एंड सबके लिए हम पानी अवेलेबल करवा पाए। तो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वाटर डे के रूप के ऊपर हम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करवाते हैं, सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे एनकरेज करवाते हैं एंड प्रॉपरली वाटर को कंजर्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एंड इस बार का जो थीम था वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ना ग्लेशियर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ पे ग्लोबल फ्रेश वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग। पर पिछले कुछ समय में पता क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं। तो इस वजह से इस बार की जो रिपोर्ट है ना, उसका नाम भी यही है, माउंटेन एंड ग्लेशियर वाटर टावर्स। तो किसने ये रिपोर्ट लॉन्च की है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट, मतलब ये रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। एंड इसको यहाँ पे लाया किसके द्वारा गया है, इट इज बाय द यूनाइटेड नेशन वाटर, यूएन वाटर। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर इस रिपोर्ट को लाया गया है। क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि यार देखो यार, ग्लेशियर्स का जो पानी है वो करोड़ों लोगों के लिए, लगभग 200 करोड़ लोग, ठीक है, 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड के लिए ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पर पिछले कुछ समय के अंदर ग्लेशियर बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। पहले जैसे स्नोफॉल होती थी या बाकी सब चीजें होती थी, अब कहीं ना कहीं वो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन में बदल चुकी है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर का तेजी से पिघलने की वजह से हमारे यहाँ पे नदियों में जो पानी है वो एक तरह से ज्यादा बढ़ गया है। तो आज के समय तो फ्लड्स का खतरा बढ़ गया है, पर आगे जाके जब ग्लेशियर्स रहेंगे ही नहीं तो एक तरह से सूखे का खतरा भी बढ़ेगा। बाकी हो गया लैंडस्लाइड्स, हो गया सी लेवल राइज, ये सब कहीं ना कहीं खतरे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनमें कमी देखने को मिले। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज के समय के ऊपर एफर्ट्स लें ग्लेशियर्स को बचाने के लिए। ठीक है, जो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है उसको स्लो डाउन करने की हम यहाँ पे कोशिश करें। और वो कैसे हो पाएगा, अगर हम अपने जो कार्बन एमिशंस हैं उनके अंदर एक भारी कमी यहाँ पे करते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही साथ हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर हमें उनको अचीव करना है तो इसके लिए जो क्रायोस्फीयर होता है, यानी कि आपके जो फ्रोजन वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ऐसा बोला गया है यूएन वाटर के द्वारा। व्हाट इज यूएन वाटर, ये यूएन की एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जो कि फ्रेश वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, उसके रिलेटेड सारे इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस करती है, या उसके रिगार्डिंग एक मैकेनिज्म है। तो अलग अलग यूएन एंटिटीज यहाँ पे साथ में आती हैं। यूएन वाटर को 2003 में एस्टैब्लिश करा गया था ताकि हम एसडीजी गोल्स को यहाँ पे अचीव कर पाएं, पानी के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया जा पाए। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करना, मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना अलग अलग एंटिटीज के बीच में, वो सारे इसके काम देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करता है, दैट इज, ये तो हमें जो अभी डिस्कस किया वो था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके साथ ही साथ ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर ग्लास, एंड साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 सिंथेसिस रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट यूएन वाटर के द्वारा ही लाई जाती हैं। आई होप ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारे सामने, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर स्कीम। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ना एक नई स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि जो सारा 100% जो फंडिंग होगी वो कौन देगा, 100% फंडिंग आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। अब ये क्या करेगा इस स्कीम के अंतर्गत, ये स्कीम के अंतर्गत आपके जो देश भर में अलग अलग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब इस स्कीम के ना अलग अलग सब कंपोनेंट्स हैं, आपको सब कंपोनेंट्स बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखने, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रिमेंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके 8 टोटल सब कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ ऐसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ी हैं, जिनकी देश भर में प्रेजेंस है, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ अलग अलग तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, रिसर्च, ड्रामा, म्यूजिक, इनके अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। हिमालयन रीजन का कल्चर प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे हैं, आपके बुद्धिस्ट तिब्बतियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसके अलावा आपका कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। पर सबको नहीं देंगे, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे जिन पर्टिकुलर एंटिटीज को ये मिलेगा उनको कम से कम 3 साल हो चुके होंगे एज बीइंग रजिस्टर्ड एज सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। प्लस एट द सेम टाइम नीति आयोग का जो एनजीओ दर्पण पोर्टल है उसमें वो रजिस्टर्ड होना उनका कंपलसरी है।
कल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर उनका मेन फोकस होना चाहिए, एंड पिछले 3 साल उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करे होने चाहिए, एंड साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल किए होने चाहिए पिछले 3 साल, तब जाके उनको यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके मिलने के लिए, राइट। एक आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि हमने पहले भी समझा था, सहयोग पोर्टल। बार बार न्यूज में आ रहा है सहयोग पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल दरअसल में क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पता क्या हो सकता है कि कंटेंट रिमूवल, अगर कोई कंटेंट आ गया है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, उसको हटाने के लिए नोटिस यहाँ पे दिए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप नोटिस कर पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर इस पोर्टल को बनाया है ताकि हम साइबर क्राइम प्रिवेंट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर पाए, उसके लिए फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया है। एंड जो भी अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट होता है उसके रिमूवल या उसके डिसेबलिंग के लिए यहाँ पे ये काम करता है। जैसे मान लो कि फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ ऐसी आ चुकी है जो कहीं ना कहीं अनलॉफुल है, तो उसको हटाया जा सकता है इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग ऑथराइज एजेंसीज हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गया, वो सारी इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं, एंड अकॉर्डिंगली कंटेंट को हटाया जा सकता है इफ दैट इज नीडेड। अब यहाँ पे ना जो ट्विटर है बेसिकली, जिसको हम आज के समय एक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो पोर्टल है इसको यहाँ पे चैलेंज किया है। कैसे चैलेंज किया है? क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से ना इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंटेंट ब्लॉक करवाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी है जो शायद एंटी नेशनल नहीं है, बट कहीं ना कहीं सरकार को क्रिटिसाइज करता है। उस केस में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसा यहाँ पे एक्स का कहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करना, हमारे यहाँ पे ना सेक्शन 69A है IT एक्ट का। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, श्रेया सिंघल केस, आपने पॉलिटी में इसको पढ़ा भी होगा। यहाँ पर ना ये एक्ट जो है IT एक्ट, उसका सेक्शन 69A ये बोलता है कि गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है ऑनलाइन कंटेंट को इन द केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। बट ध्यान क्या रखना चाहिए, ये जो ब्लॉक होना चाहिए इट मस्ट बी बाय रीजनेबल ऑर्डर, एंड जो इफेक्टेड पार्टी है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस ऑर्डर को कॉन्टेस्ट करने की। एंड एक और सेक्शन है सेक्शन 79(3)B, ये बात करता है इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी। इंटरमीडियरी मतलब जैसे एक्स है ना, जैसे ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर आपने कुछ कंटेंट डाला तो ये ट्विटर इंटरमीडियरी है, वो ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। तो ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, तो इंटरमीडियरी को यहाँ पे हम प्रोटेक्शन देते हैं। पर अगर मान लो अगर वो इलीगल कंटेंट को नहीं हटाते तो उस केस में उनका जो इंटरमीडियरी स्टेटस है वो छीना भी जा सकता है, राइट। अब जो ट्विटर का उसका आर्गुमेंट ये है कि एक तरह से ये हर चीज को कहीं ना कहीं ब्लॉक करवाए जा रहे हैं, डायरेक्ट कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो फ्री स्पीच का मुद्दा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये काम किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे एक्स का आर्गुमेंट है। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं, प्लेसिड न्यूज के अंदर आपके सामने है ट्रांसनिस्टीरिया रीजन। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि आखिर ये क्या है, कहाँ पर है, एंड क्यों न्यूज में रहता है। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कचिन स्टेट के रिगार्डिंग। दोस्तों पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रहा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के आपको मतलब म्यांमार में ही आपको एक कचिन स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड यहाँ पर बहुत सारी आपको माउंटेन्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट ना ऐसा बताया जाता है कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया की जो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक सेकंड में इसको ठीक करता हूँ, लार्जेस्ट इनलैंड लेक, ठीक है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडवागी लेक, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, INDAWGYI, इंडवागी लेक। ये लेक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर एक्चुअली जो न्यूज में है ना ये काचिन स्टेट, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो आपकी जो म्यांमार की आर्मी है या मिलिट्री आप कह लो, जो म्यांमार की मिलिट्री है, एंड साथ ही साथ जो KIA, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो काचिन स्टेट है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, इस वजह से न्यूज में था। आई होप ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ के बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। दोस्तों नीलगिरी की हम बात करें तो आप जानते होंगे कि यार महाराष्ट्र उसमें नहीं आता, तो कौन सी स्टेट्स आती हैं? एक तो देखो कर्नाटका आता है, तमिलनाडु आता है, और साथ ही साथ आपका आता है केरला स्टेट। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। एक्साइज सी ड्रैगन की बात करें तो डेफिनेटली एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्साइज है, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी सागरमाला प्रोग्राम की बात करें तो ये 2023 नहीं, ये 2015 है, काफी पुराना है ये। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यस दिस इज करेक्ट, बट ये ईयर यहाँ पे गलत है, ठीक है, 2023 नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ये इनकरेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।